जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025 लास्ट डेट अपडेट के बारे में। क्योंकि गाइस आपकी आज लास्ट डेट है और आप अपना फॉर्म 1 मार्च 2025 रात 12 बजे तक ही फिल कर सकते हैं और आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। आज की डेट में ये वीडियो 28 फरवरी रात 10 बजे बना रहा हूं, तो अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है रेलवे की तरफ से कि आपकी लास्ट डेट 1 मार्च से आगे बढ़ाई जा रही है। तो इसलिए गाइज आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है और बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आज की डेट में तो ये वेबसाइट और भी ज़्यादा इशू फेस करेगी। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे आप बिना किसी मिस्टेक के अपने फॉर्म को भर पाएंगे, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी, क्वालिफिकेशन की जानकारी, लाइव फोटो की जानकारी और जो आपका सिग्नेचर है उसकी जानकारी। लाइव फोटो से मतलब है कि फोटो लाइव आपको अपलोड करके दिखाया जाएगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर अभी आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि इसकी लास्ट डेट 1 मार्च 2025 है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से इस फॉर्म को भर लीजिए ये वीडियो देखते हुए, क्योंकि गाइज आपकी एक बार लास्ट डेट ऑलरेडी बढ़ा दी गई है। पहले ये इसकी लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 थी, जो कि बढ़ा करके 1 मार्च 2025 कर दी थी। तो आप उसका वेट मत कीजिएगा कि आगे फिर से आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, इसलिए आप जल्दी से फॉर्म को भर लीजिए। तो सभी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 32,438 वैकेंसी है, एज लिमिट 18 से 36 है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर अभी आप इसकी क्लोजिंग डेट के बारे में अपडेट देख सकते हैं। ये अपडेट इसीलिए दिया गया कि आपकी लास्ट डेट अब आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद में अगर आपने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है, आपने 2024 के अंदर या 2025 में कोई फॉर्म भरा तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप यहाँ पर ऑलरेडी हमारा अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके या तो इसमें लॉगिन विद आधार ऑप्शन का इस्तेमाल करके आधार नंबर डाल करके ओटीपी जनरेट करके लॉगिन हो जाएंगे। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इसमें लॉगिन हो करके बाकी का फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा आगे इस वीडियो को देखते हुए। पर अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी तक इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आपको इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज बेसिकली आप सब जानते हैं कि आपके रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें ताकि हम इसी अटेम्प्ट के अंदर अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर परीक्षा मार्ग का रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 99 सेट्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपको यहाँ पर आंसर की भी मिलेगी और ये अब यहाँ पर आपका पीडीएफ के रूप में भी अवेलेबल है। इसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट कवर किए गए वो है जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 101 रुपये के जो मूल्य होता है इसमें मिल रहा है। आप यहाँ पर इसका ई बुक पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपका स्पेशल प्राइस है सिर्फ 101 रुपये में। तो जितना जल्दी हो सके आपको इसको बाई कर लेना है। अगर मैं इसके सैंपल की बात करूँ तो आप इसमें सैंपल भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट सीरीज में 16 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये है। इसमें आपको यहाँ पर इसका एक जो डेमो है वो दिया गया है। आपको इसी तरह से आपकी पीडीएफ के अंदर देखने को ये चीज मिलेगी और आप लोग इसको परीक्षा मार्ग का जो ऐप है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, आप इसका डाउनलोड जो ऐप है वो भी करेंगे और साथ ही साथ आपको जो लिंक दिया है उसका इस्तेमाल करके आप इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद जैसे कि आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में आप जब भी कोई इससे परचेज करें परीक्षा मार्ग से तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता न पड़े और आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपना जो भी प्लान इसमें लेना चाहे, जो भी पीडीएफ लेना चाहे, जो भी बुक लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे और प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके इसमें जो आपका ऑर्डर है उसको ऑर्डर कर लेंगे और बहुत ही सिंपल वे में आप यहाँ पर इसको ऑर्डर कर पाएंगे। अगर आपको कोई इशू आता है ऑर्डर करने में या बाय करने में तो वो आप अपना कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इसको लेकर के, या फिर आप मुझे इंस्टा पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, परीक्षा मार्ग को भी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इस लिंक का इस्तेमाल करके इसको परचेज कर लीजिए। जाइए और कर ही लीजिए। एंड देन आपको नोट करके यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हाँ, अगर आपने सीएन का कोई भी फॉर्म आरआरबी ने जो 2024 के अंदर जारी किया था वो भरा था तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप इस वाले पेज पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी की जानकारी देनी है, तो
तो आप अगर इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपका फुल नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और ये पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर आप यहाँ पर आपका पूरा नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब आपसे पूछेगी क्या आपने कभी आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, उसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट करके या फिर दोबारा से खुद से भी भर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और उसके बाद आप जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, माताजी का नाम दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी ईमेल चेक कर लेनी है और फिर उसके ऊपर जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सेम तरीके से नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे आएगा आधार वेरिफिकेशन, तो प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर वर्चुअल आईडी, आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं या फिर जो आपकी वर्चुअल आईडी होती है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये डालने के बाद आप जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर के ऊपर जो आधार के साथ में लिंक है एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर वेरीफाई कर देंगे। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको बोला है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर, आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल विद एनी थर्ड पार्टी और यूज देम फॉर एनी पर्पज अदर देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सीएन, यानी कि आरआरबी आपके आधार का कोई मिसयूज नहीं करेगा। अगर आपके पास आधार है तो फिर आप आधार का ही इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पर ये जब आधार वेरिफिकेशन कर लेंगे तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड आपका कैसा उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर जान लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो सभी आएगी। आपको एक बार फिर से वो सभी जानकारी चेक कर लेनी है और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब जाकर के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो फिर गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे और उसके बाद में आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन अभी आपने जो नंबर रजिस्टर किया है या ईमेल रजिस्टर किया है वो डालना है, जो पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर बनाया अपनी चॉइस से वो भरना है और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और अगर आपने अपना अकाउंट डिजिलॉकर के साथ में लिंक नहीं किया तो आप इसको लिंक कर लीजिएगा और फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में क्लिक करिएगा। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आरआरबी सेलेक्ट करने के ऑप्शन नहीं आ रहे तो आपको वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली जोन में अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पर दिल्ली जोन नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर चंडीगढ़ सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि दिल्ली जोन की वैकेंसी जो दिल्ली जोन है वो आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर ट्रांसफर कर दी है। तो आप यहाँ से चंडीगढ़ सेलेक्ट करिए अगर आपको दिल्ली जोन में अप्लाई करना है। फिर आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है और आप यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए आए हैं तो आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का पेज आएगा। आप अपना आधार नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, नंबर आएगा, ओटीपी आएगा आपके नंबर के ऊपर और जैसे आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे, अनमैरिड या फिर मैरिड। उसके बाद में रिलीजन आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जामिनेशन, यानी कि जो फीस के अंदर छूट मिलती है जो कि आपसे 500 रुपये फीस ली जा रही है जनरल ओबीसी से और SC ST से 250 रुपये, तो जो बाद में आपको जनरल ओबीसी को 400 रुपये और SC ST को पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। क्या आप वो चाहते कि हमें मिले? अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो फिर आपको आपकी फीस रिफंड नहीं होगी और अगर आपने यहाँ पर यस किया तो जो आपको रिफंड करने को बोला है वो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो सभी कैंडिडेट इसमें यस ही कीजिएगा। इसके बाद में
मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी में फिर आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद में परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। उस मार्क के बारे में थोड़ा अच्छे से यहाँ पर चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद में सेकंड आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिखिए, अगर नहीं है कोई ऐसा मार्क तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कैटेगरी एससी है तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको नेम ऑफ कास्ट यानी कि आपकी कास्ट का क्या नाम है, मैं आपको डेमो के लिए जानकारी फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी कास्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए और उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर दिया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें नीचे की तरफ जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम या फिर उस पोस्ट का अधिकारी जिसने वो जारी किया है। अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया तो आप यहाँ पर इसमें तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें जिस भी पोस्ट के अधिकारी की पोस्ट लिखी है अगर वो इंग्लिश में है तो आपको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर लेना है गूगल के अंदर जाकर के, और फिर इंग्लिश में जो भी उसकी रैंक निकल के आएगी वो रैंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इन सभी के पोस्ट के अधिकारी द्वारा जो जारी आपके ये सर्टिफिकेट होते हैं सेंट्रल का कास्ट के, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा तालुका मजिस्ट्रेट यानी कि तहसीलदार ने जारी किया इसलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार इस तरह की पोस्ट रहती है, तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना होगा, वहीं पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपका आता है किस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो जिस भी डेट में जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये डेट भी आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आता है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, जो एससी एसटी को मिलता है तो क्या आप वो फ्री रेल ट्रेवल पास लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस करें, अगर नो तो आप नो करिएगा। और फिर आप अगर यस कर रहे हैं तो बताइए कि आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसके अलावा आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे चूज फाइल का ऑप्शन है, आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ के रूप में अपलोड करना है। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर आइए और इमेज टू पीडीएफ सर्च कीजिए। ये जो वेबसाइट आएगी पहले वाली ये ओपन कीजिए, उसके बाद में सिलेक्ट जेपीजी इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। इस तरह से फाइल आएगी, कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दीजिए, आपकी फाइल पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस फाइल को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। मैं डेमो के लिए इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करके दिखा रहा हूँ। और अगर आपकी फाइल का साइज 500 KB से ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी, इसलिए गाइज आप यहाँ पर गूगल के अंदर आइएगा और आपको पीडीएफ साइज इंक्रीज या पीडीएफ साइज डिक्रीज, तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप लिखेंगे पीडीएफ साइज इंक्रीज, और अगर आपको कम करना है तो आपको डिक्रीज। तो मुझे डिक्रीज करना है तो मैं यहाँ पर पीडीएफ साइज डिक्रीज करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेस पीडीएफ, इसके ऊपर क्लिक करके आप पीडीएफ साइज को कम कर सकते हैं। और उसके बाद इस फाइल को जैसे आप अपलोड कर देंगे आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे पोस्टल एड्रेस डिटेल यानी कि आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका एड्रेस है उसकी पूरी जानकारी आपको एड्रेस के सेक्शन के अंदर भरनी है। फिर आता है प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन, यानी कि आपका जो प्रेजेंट पास की सिटी है या फिर जो आपका मेन टाउन है नज़दीकी वो आप यहाँ पर लिखिएगा और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आप डाल दीजिएगा। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप नीचे इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर अलग अलग है प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस तो फिर आप यहाँ पर अनटिक करके अलग से भरिएगा। अगर एक ही है तो टिक कर दीजिएगा, फिर आप सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आती है कैटेगरी डिटेल, तो आपसे पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछे डू यू नीड ए स्क्राइब इफ यू राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन मेंशन्ड इन पारा नंबर 11, यानी कि जो पारा नंबर 11 है उसमें अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए
डिस्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ईश्वर की कृपा से तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। फिर पूछा है आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर आप आते हैं तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पूछा कि क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के जो करंटली सर्व कर रहे हो, सेवा कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप यहाँ पर किसी रेलवे के अलावा किसी अन्य डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, तो आप वो सेलेक्ट कर ले। अगर आप बेरोजगार है तो आप नॉट एप्लीकेबल को टिक करेंगे। फिर पूछे कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे, क्या आपने रेलवे के किसी भी स्टैब्लिशमेंट के अंदर एक्ट अप्रेंटिस की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपने की है तो आप यस करने के बाद में आपका ट्रेड बताएंगे। इसमें ट्रेड स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा है, इसलिए आप एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने किस डेट में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी अपने एक्ट अप्रेंटिस की, वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और कब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी उसका जो ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर आप इसमें देखेंगे इफ़ योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट डेट देनी है और मार्क्स ऑब्टेन्ड देने हैं कि आपको कितने नंबर आए थे, और उसके बाद में फुल मार्क्स आपको यहाँ पर भरने हैं। तो इस तरह से आप ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद में गाइज आपके सामने बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी कि जो फीस आपको रिफंड की जाएगी वो इसी अकाउंट के अंदर की जाएगी और उसी की जानकारी आपसे यहाँ पर ली जा रही है। तो रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस अकाउंट के अंदर आप फीस लेना चाह रहे हैं, जिस नाम पर वो बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। आप आपका खुद का नाम दे सकते हैं या फिर अगर आपका किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर रिफंड ऑफ फी बैंक IFSC कोड, यानी कि जो बैंक का IFSC कोड है वो आप यहाँ पर भरिए। अगर आपको नहीं पता IFSC कोड क्या होता है, कहाँ पर मिलेगा, तो आप अपनी बैंक की पासबुक देखिए, उसमें IFSC कोड मिलेगा, या फिर चेकबुक के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से इन दोनों जगह से नहीं देख पा रहे तो आप गूगल के अंदर आइए और आपको सर्च करना है अपने बैंक का नाम और उसके बाद में वो कहाँ पर स्थित है उसको लिखना है और फिर आपको यहाँ पर बाद में IFSC कोड लिख देना है। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये पहली वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको जिस भी बैंक का IFSC कोड सर्च करना है, पहले तो वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है, फिर वो स्टेट जहाँ पर वो आपका बैंक स्थित है, उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बैंक स्थित है, फिर कौन सी ब्रांच है आपकी वो आपको यहाँ पर लिस्ट से सिलेक्ट कर लेनी है। इस प्रकार से जैसे कि आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और नीचे आपको आपका जो IFSC कोड है वो देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका IFSC कोड है। और जैसे आपको IFSC कोड प्राप्त हो जाए वो आप यहाँ पर डालिए और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपका बैंक नेम और आपका बैंक का एड्रेस यहाँ पर फाइंड कर ले जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इसमें ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अगेन रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि सर्वर एरर की वजह से इस तरह से आ जाता है। मैंने पहले से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरा हुआ है और इसलिए यहाँ पर मेरी 10वीं की जानकारी भरी हुई है। मैं इसी जानकारी को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा, अपनी स्टेट बतानी होगी जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। अब आता है SSLC मैट्रिकुलेशन, SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो जो आपको आपकी सर्टिफिकेट मिली है 10th की वो आपको उठानी है और उस पर जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर जो सीरियल नंबर है, अगर सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं इसको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे कि आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर अगेन क्लिक कीजिएगा और अगर आपके पास ITI है और आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको आपका ट्रेड में एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको बतानी है जिस स्टेट से आपने आपकी ITI की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी जो ITI है वो की है। उसके बाद में आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहां से भी आपने आपकी जो ITI है वो की है। और फिर गाइज आप यहां पर आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो बताएंगे कि किस डेट के अंदर आपने आपकी जो ITI है वो कंप्लीट कर ली थी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहां पर सिलेक्ट करके बता रहा हूं। फिर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, किसके द्वारा आपको ये जारी हुआ है, NCVT या SCVT, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो जो भी है वो ये आप सिलेक्ट करिए और उसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी।
जाएगी। फिर से आप क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अन्य डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेड में स्टेट बतानी होगी, जो भी आपके पास स्टेट है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई एक ही चाहिए, चाहे 10वीं हो, चाहे ITI हो, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। तो तीनों की इन्फॉर्मेशन इसलिए भर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या पता कौन कैंडिडेट किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप NSC के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने की है, यानी कि जिस एस्टेब्लिशमेंट से आपने की है, उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग क्या था, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट आपको इशू किसके द्वारा जारी हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट इश्यूड है सिलेक्ट करने के बाद में सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड होगी। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था वो आप व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आपका फोटो अपलोड करेंगे। किस तरह के फोटो रिजेक्ट होंगे उसके सैंपल आप देख सकते हैं, और किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह का फोटो ही आपको रखना है, बैकग्राउंड आपके फोटो का व्हाइट होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आएंगे और जानेंगे कि फोटो आपका 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो कलर होना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए। साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 30 से 50 KB के बीच में, और जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। सिग्नेचर व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा होना चाहिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूं तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूं और एक फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूं कि कैसे आपको करना है। तो हमने ये फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करी, उसके बाद में ओपन कीजिए। अगर आपके फोटो का साइज 20 KB से कम होगा, सॉरी 20 नहीं 50 KB से कम होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, और अगर 100 KB से ज़्यादा होगा तो भी अपलोड नहीं होगा। इसलिए ऐसा फोटो ही अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में हो। तो यहाँ पर मैं इस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने फोटो सेलेक्ट किया, उसके बाद में ओपन किया। फिर आप यहाँ पर इसको राइट आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसको राइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेम वे में जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। इसमें भी यही रहेगा कि साइज अगर आपके फोटो का 30 से 50 KB के बीच में ना हुआ तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपको वही फाइल सेलेक्ट करनी है जिसका साइज 30 से 50 KB के बीच में हो। तो जैसे आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से फाइल आ जाएगी। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर आ जाएगा। कोई इशू भी यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने में नहीं आया है। और अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो ये जानकारी सेव हो चुकी है। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आ जाएगी। तो मैंने प्रयागराज सेलेक्ट किया। इसमें यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट एक ही है मेरे सामने, NCR पॉइंट्समैन B, तो मैं इसी को प्रेफरेंस दे देता हूँ। और अगर आप यहाँ पर किसी अन्य जोन के अंदर अप्लाई करना चाहते तो आप जाकर के बैक में यहाँ पर पर्सनल डिटेल के सेक्शन में उस जोन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जानकारी आप पहले ही फिल करके सेव कर चुके हो, तो बाकी आपको दोबारा से उसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी जो भी उस जोन के अंदर अभी अवेलेबल है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और एंटर द पैलेस में आपको अपना नाम नहीं बल्कि जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम भरिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको आपका खुद का नाम नहीं भरना है, अपनी सिटी का नाम देना है जहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं। और फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से टाइम लेकर के सभी जानकारी चेक कर ले और फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करें और यहाँ से सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद अगर आपने यहाँ पर एक बार और सबमिट कर दिया तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। भले ही आप फीस जमा न करें पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर आपको लगता है आपने सबमिट कर दिया और फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे से कोई गलती हो गई है, तो गाइज आपको फीस पे करनी होगी। फीस पे करने के बाद में जब इसमें आपको एडिट करने का समय मिलेगा उस समय में आप अपनी फीस जो एडिट फीस है वो देने के बाद अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया और आप सोचे कि चलो मैंने फीस जमा नहीं की, अब मैं दूसरा फॉर्म भर लूँ, तो दूसरा फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन होता है, आधार वेरिफिकेशन होता है और वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो नया अकाउंट जब आप बनाएंगे उसमें आधार वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, जो कि आपके पास आधार अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप पहले यूज कर चुके हो, तो वो इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो इसको सबमिट करने के बाद में फीस पे कीजिए और जब आपको एडिट का समय मिलेगा वहाँ पर एडिट के लिए जो फीस आपसे ली जाती है 250 रुपये वो दीजिए और अपने फॉर्म के अंदर सुधार कर लीजिए। कोई इशू नहीं होगा और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और आपका एडमिट कार्ड